परिवेश में भारतीय नौसेना जिम्मेदारियां एवं चुनौतियों विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य वक्ता हम लोगों के गुरु श्रद्धेय प्रोफेसर हरिशरण सर, जो विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, संकाय अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रतिकुलपति भी इसी विश्वविद्यालय के रहे हैं। तो उनका कोई औपचारिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। और इंडियन ओशन पर आपका बड़ा काम है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस पर गहरी पैठ है आपकी है। आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। और नौसेना का जहाँ तक मैं समझता हूँ, पर उस पर इससे बेहतर कोई व्याख्यान देने वाला नहीं हुआ। तो आज के इस कार्यक्रम में सर का अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारी नौसेना वर्तमान समय में, जहाँ तक मैं इसका कोई बहुत विशेषज्ञ नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें मैं जानता हूँ। जैसे कि जो 71 का वार हुआ था, हमारी पैदल सेना और वायु सेना ने जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जैसे ही नौसेना ने जब घेर करके में बांग्लादेश को समर्पण कराने में नौसेना का बड़ा योगदान था। और जो हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, तो उसके लिए जो होता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो भी हम हिंद महासागर क्षेत्र में या नौसेना के क्षेत्र में अरिहंत इत्यादि के माध्यम से हमने द्वितीय स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर ली। तो इस अवसर पर मैं मंचासीन सभी मेरे सहयोगी प्रोफेसर सचिचंद्र पांडे सर, प्रोफेसर श्रीनिवास त्रिपाठी, डॉक्टर आरती, डॉक्टर अभिषेक, तो उन सभी शोधार्थियों का स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो व्याख्यान होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के अपने मुख्य वक्ता सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। हम सभी श्रोतागण सर आपको सुनने के लिए उत्साहित हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह जी, आचार्य पांडे जी, आचार्य मणि जी, हमारे अनुज, आरती और सभी छात्र छात्राएं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज की वार्ता को आयोजित किया है। इसमें सभी जितने भी बैठे हैं छात्र छात्राएं, सब नौसेना और उसकी जिम्मेदारियां और चुनौतियों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो थोड़ा सा हम कुछ इस पर रस्म निभाएंगे, और उसके बाद आप लोगों के मन में कोई भी ऐसा प्रश्न, जो भी प्रश्न हो, थोड़ा कमजोर प्रश्न हो, बहुत कठिन प्रश्न हो, हम फंस जाएंगे, नहीं देंगे जवाब, उसका अगले बार आगे जवाब देंगे, लेकिन उसको सोचिए और समझ के पूछिए, ताकि एक इंटरेक्शन आपका सार्थक इंटरेक्शन हो सके। बहुत जरूरी है। हम क्यों नौसेना चाहते हैं, या नौसेना क्यों इतनी महत्वपूर्ण सेना हो गई है। हम लोगों को इंडियन नेवी के, एक मजबूत इंडियन नेवी के या ब्लू वाटर इंडियन नेवी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम बेसिकली जो है वो लैंड बॉर्डर से घिरे हुए देश हैं, और हमारा 15,300 किलोमीटर की स्थल सीमा है, जो दो बड़े देशों से लगी हुई मुख्य रूप से, एक पाकिस्तान और चीन, जो कि हमारे विरोधी रहे हैं 1947 के बाद से। दूसरी तरफ जो हमारी जल की सीमा है वो 7,516.5 किलोमीटर की है, और आइलैंड्स हैं।
तो हमारे जो सेना के स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है हमारे देश का जो है, उसमें नौसेना तीसरे नंबर पे, पहले पर थल सेना, फिर वायु सेना, और ये सपोर्टिव है। कोई भी हमारी जरूरत होगी तो नौसेना जो है हमारे समुद्र की तरफ से, जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी का क्षेत्र, उधर से तुरंत एक्टिव हो जाएगी और वो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर देगी। तो ऐसी स्थिति में जो नौसेना होती है, ये नेशनल प्राइड या नेशनल पावर की सूचक होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी नेवी जो है वो पूरे अमेरिका के प्राइड ऑफ प्रेस्टीज के लिए और सिक्योरिटी के लिए हमेशा, तो वो भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। हमारी ऐसी भौगोलिक परिस्थिति नहीं है कि हम पहले नंबर पे नौसेना को रखें और फिर उसके बाद वायुसेना को रखें और तीसरे नंबर पे थल सेना को रखें। ये जियोग्राफिकल पोजीशन, जैसे अमेरिका की जियोग्राफिकल पोजीशन है, एक तरफ कनाडा से लगा हुआ है, दूसरी तरफ मैक्सिको है, एक तरफ प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, तो उसको थल सेना की जरूरत नहीं है। उसके जितने थल सैनिक हैं वो मैरीन सोल्जर्स होते हैं, वो थल पर भी लड़ाई लड़ लेंगे और जल की भी लड़ाई लड़ेंगे, वो ट्रेंड होता है। हमारे पास भी मैरीन सोल्जर्स हैं, मार्कोस है। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं, तो उसने एक बड़ी नेवल पावर, ब्रिटिश नेवल पावर की, रॉयल नेवी की परिकल्पना डेवलप किया था। यूरोप के देश थे, उनको नेवी की इसलिए बहुत जरूरत पड़ी क्योंकि वो दूर देशों तक जाते थे अपने व्यापार के लिए, कॉलोनीज के लिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए फ्रांस, जर्मनी, सबको बहुत नंबर 1 की नेवी, नेवल फोर्स है। अभी भी ये सब मैरीटाइम पावर है। छोटे छोटे देश पुर्तगाल, इटली, ये सब मैरीटाइम पावर है। क्यों? क्योंकि इनको अपनी सुरक्षा के लिए नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती थी। हम लोगों के समय में भी प्राचीन मध्यकाल में, जब ये चोल साम्राज्य, पांड्या, ये साउथ के थे, इनका व्यापार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से था, हमारा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज से व्यापार था, अफ्रीकन, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के देशों से व्यापार था, तो इनकी नेवी बड़ी मजबूत थी और ये नेवी, नेवल फोर्स के बल पर इन्होंने अपनी सुरक्षा मजबूत कर रखी थी। लेकिन बाद के वर्षों में जब अंग्रेजों का शासन आ गया तो हम लोगों के यहाँ डेवलपमेंट लगभग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक मुगल साम्राज्य जो है, जहांगीर की जो बेगम थी, वो शासन चलाते थे, तो उनको तमाम व्यापारियों ने कहा कि देखिए ये अंग्रेज इतने बड़े बड़े शिप लेके आते हैं, एक हम लोग नेवल पावर गुजरात में डेवलप करें, जिससे कि हम लोग का जो व्यापार है, जो एक्टिविटीज है, आमदनी बहुत बढ़ेगी। तो उसका बहुत मन था कि हम नेवल पावर का डेवलपमेंट किया जाए, और मुगल के पास पैसा भी था। उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी शिप बिल्डिंग की थी वो सब भी थी। गुजरात के कोस्ट पर बहुत अच्छे अच्छे शिप्स निर्माण के यूनिट्स थे, लेकिन बाद में जब वो लोहे के शिप्स चलने लगे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, तो ये इंडस्ट्री खत्म हो गया और ये इंडस्ट्री उधर की तरफ चला गया कि जो मैरीटाइम पावर नेशन थे। हम लोगों की जो एक्सपर्टाइज थी वो लगभग कोई यूटिलाइज नहीं हुई, ना आगे बहुत ज़्यादा बढ़ पाई। तो अगर मुगल डेज में भी नौसेना का निर्माण नहीं हो सका, क्योंकि उस समय तमाम व्यापारियों का मत था कि नहीं, इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, कुछ और भी होगा, कुछ टांग खींचने वाले हमेशा रहते हैं, डराने वाले, तो उसने नहीं कर पा सकी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जियोपॉलिटिकल, जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हमको नेवी जो चाहिए, अच्छी नेवी चाहिए और स्ट्रांग नेवल फोर्स चाहिए, लेकिन वो हमको सपोर्टिव रोल में रहेगी, तीसरे नंबर पर रहेगी, क्योंकि हमारी सारी सेना जो है चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा हुआ है और सारा एयर स्ट्राइक या एयर पावर जो है उधर की तरफ कंसंट्रेटेड है। हमको केवल किसी लड़ाई के टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए, भौगोलिक सुरक्षा के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इन सब के लिए हमको नेवल पावर की जरूरत है, इसीलिए हमने उसको तीसरे नंबर पे रखा है। लेकिन अब चूंकि समय बदल रहा है और हमारा दायरा बहुत बढ़ गया है, जैसे पहले हमको अपने जितनी भी हमारा वाटर जोन था, जैसे बे ऑफ बंगाल था, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन का कुछ पार्ट, आधा पार्ट, इसकी सुरक्षा पर हम ध्यान देते थे। लेकिन अब हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हम एक रीजनल नेवल पावर बन चुके हैं। इंडिया एक रीजनल नेवल पावर है और इस रीजनल नेवल पावर के अधीन पूरे हिंद महासागर की जितनी लंबाई चौड़ाई है हिंद महासागर की और तटीय देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन नेवी की।
कहीं भी हम बहुत तेजी से जा सकते हैं और बहुत तेजी से पीछे भी आ सकते हैं। किसी भी तरह के स्ट्रेटजिक मूव पानी में इतनी पावर इंडियन नेवी की है, और इंडियन नेवी जो है विश्व में 5वां और 7वां स्थान भी रखती है। कुछ लोग 5वें पे मानते हैं, कुछ लोग 7वें पे मानते हैं, कुछ लोग नंबर पे मानते हैं, कुछ लोग टनेज पे मानते हैं कितना टनेज है। तो वो सब के बीच में हाँ 5वें 7वें नंबर पे इंडियन नेवी है। और चूंकि हमने अपना काम करने का दायरा बढ़ा दिया, जैसे हम पहले लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब साउथ ईस्ट एशियन को लगाए हुए और इधर सब ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए, इधर ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ये सब पूरा हम अपना जोन समझते थे कि हमारी जिम्मेदारी। लेकिन हमने उसको 2012 में बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम पहुंच गए जापान पहुंच गए, सुदूर जापान के पीछे तक पहुंच गए, व्लादिवोस्टॉक से लेके और इधर से लेके येलो सी, जापान सी और साउथ चाइना सी, ये सब लेते हुए हमने इधर का एरिया बढ़ा दिया। दूसरा, जो हमारे व्यापारिक यात्रा जिधर से होती है शिप्स की, वो इधर से भी होती है, स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक है, और उधर जाते थे। ये सब हमारी सुरक्षा, इस सब की जिम्मेदारी अब इंडियन नेवी को दे दी गई। तो अभी कल एक दिन पहले जो हमारे आजकल नेवल चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी, उन्होंने बोलते हुए कहा कि नहीं, हम अपने स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल दोनों जिम्मेदारियों के लिए प्रति सजग हैं। मतलब हम दूर की चुनौतियों और पास के जितने भी चैलेंजेज हैं हम इसके लिए सजग हैं, और नेवी का मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन प्रोग्राम चल रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा स्ट्रेटेजिक पावर के लिए कि 16 राफेल एम मैरीटाइम के जहाज अलग होते हैं और ये लैंड के जहाज अलग होते हैं, थोड़ा उसमें अंतर होता है। उसमें शॉर्ट रेंज में वो टेक ऑफ कर जाते हैं और वो थोड़ा लंबा लेते हैं दूरी। तो ये 16 वो खरीदने एग्रीमेंट करने वाले हैं। अभी एग्रीमेंट में ना वो प्रोसेस में है। 6 स्कॉर्पियन यहाँ मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया था, तो उसमें से 3 और फ्रेश लिया जाएगा फ्रांस से, ये फ्रांस के सहयोग से। तो 3, 6, 9 ये हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने लंबी दूरी के रिकॉग्नाइजेंस और सर्विलेंस पावर को बढ़ाने के लिए जो लंबी दूरी के टोही वायुयान है, जिसमें कि P-8I वायुयान है अमेरिका वाले, उसकी भी संख्या बढ़ाना है, उसको बढ़ा के 22 करना है। अभी 12-13 पर पहुंच गया है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये हमारे डिफरेंट शिपयार्ड्स, जो हमारे प्रीमियर शिपयार्ड्स हैं दोनों तरफ, जिसमें मझगांव डॉक लिमिटेड है, गोवा शिपयार्ड है, कोचीन है, उधर ये गार्डन रीच है, तो इन सब में मिला के 60 वॉरशिप्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक पनडुब्बी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और वो साथ साथ स्ट्रेटेजिक पावर के लिए उन्होंने ये बताया, भाई वो नेवल चीफ है, एडमिरल चीफ जो रहेगा, वो जो कहेगा वही देश की पॉलिसी और वही सच्चाई। तो उन्होंने कहा कि 6 SSN सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर जो बनने वाले हैं भारत में, उसमें से 2 का कंस्ट्रक्शन की परमिशन दे दी गई है। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन 2036-37 में और 2037-38 में, एक 36-37 में कंप्लीट होगा। तब उस समय हमको 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स और मिल जाएंगे। वो SSN है, वो बैलिस्टिक नहीं है, केवल चलने वाली है न्यूक्लियर पावर से। तो इतना उन्होंने बताया कि मेन चीज उन्होंने ये बताया कि ये हमारी योजना है आगे। तो कुल कहने का मतलब है कि 2040 तक हम एक सही अर्थ में, जिसको ट्रू ब्लू वाटर नेवी कहते हैं, ऐसे तो ब्लू वाटर नेवी है ही है, गहरे समुद्रों में जाए, लेकिन पूरी स्ट्रेटेजिक पावर के साथ 2040 तक समझिए कि हम लोगों के पास इंडियन नेवी की पोजीशन बन जाएगी। 2012 में एक मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बना था, MCPP 2012 में। तो उसमें 15 साल का एक प्लान था और उसमें एक तय किया गया था कि 2027 तक भारतीय नौसेना में कुल मिला के 200 प्लेटफॉर्म होंगे, छोटे बड़े मिला के 200 प्लेटफॉर्म की रखी गई थी। लेकिन बाद में अभी 2022-23 में इसको घटा के 175 कर दिया गया, 175 कर दिया, 200 नहीं पूरा पहुंच पाएंगे। और अभी वर्तमान में 145 से 150 के बीच में प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। तो आगे के वर्षों में हो सकता है कि इसमें से बहुत से निकाल दिए जाएं जो पुराने हो जाएंगे, और 60 बन रहे हैं, तो मिला के वो 175 वगैरह के करीब हम पहुंच जाएंगे, जिसमें सभी तरह के मिले जुले प्लेटफॉर्म
होंगे वो नजदीक की कार्रवाई के लिए भी उपयुक्त होंगे। और जो थिएटर कमांड बनाने की सोच चल रही है कि हमारा एक बड़ा थिएटर कमांड काम करेगा जो कहीं भी जाके किसी भी रणनीतिक चुनौती को, जिसको स्ट्रेटेजिक चैलेंज कहते हैं, और कोई चैलेंज है नहीं इस एरिया में, केवल चाइना का चैलेंज चल रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना एक और इंडिया, ये दो राइजिंग पावर एशिया के आइडेंटिफाई हुए थे कि भाई ये तेजी से बढ़ रहे हैं, इनकी तेजी से ग्रोथ हो रही है। तो उसमें चाइना ने 1978 से जब से उसने शुरू किया और 2024 के बीच में एक बड़ी छलांग लगा दिया है। और वो छलांग ऐसा है कि कभी कभी जैसे आप कुछ सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अमेरिका ने सोचा था कि अरे कहीं नहीं, बीच में 2010, 15, 12 में, ये तो अमेरिका को तो सब चीजें गेम प्लान पे रहती है, तो ट्रेडर है, तो उन्होंने 2012, 14, 15 में कहीं फंसा के इनको साफ कर देंगे। जितनी बढ़त रहेगी उतनी, तो जितने स्टेप आगे उससे ज्यादा नीचे स्टेप पे उतार देंगे। लेकिन ये उतार नहीं पाए, उसके भी कई कारण है, वो तो आप सब लोग जानते हैं कि जो उसने एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन के प्रोडक्शन उसने शुरू कर दिया। अच्छा, उसके प्रोडक्शन में ये नहीं था कि हम जहाज ही बनाएंगे, नहीं, किसी हम सबमरीन ही बनाएंगे, नहीं, हम वो चीज बनाएंगे जो दुनिया को सबको जरूरत, सबको जहाज की जरूरत नहीं है, सबको सबमरीन की जरूरत नहीं है, हम स्पेयर पार्ट्स भी बनाएंगे। और वो जहाज का स्पेयर पार्ट जो होता है वो बहुत से जगहों पे लगता है। जो मोटर, कोई मोटर छोटा है जो जहाज में बहुत से जगहों पर उसका यूज होता है। तो अब इसकी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पूरे दुनिया को, पूरे अमेरिका को ही है। क्यों? क्योंकि जब वो कोई चीज बनाते हैं तो सारी चीजें अपने यहाँ नहीं बनाई जाती हैं, वो वाइजेबल नहीं होता, वो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा। अगर 1 लाख पुर्जे हम बनाने लगे जहाज के तो बना ही नहीं पाएंगे, 100-200 साल में जहाज नहीं बनेगा। तो उसका यही होता है कि दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं, देश हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं, वो सब उनको पता है, वो स्पेसिफिक चीजें मंगा ली जाती हैं और उसमें लगा के काम सबका चल रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, उसने अपने यहाँ एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया, जिसकी वजह से उसने टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे कोई भी, जैसे नेपाल है, इसको आप किसी जहाज बनाने का ब्लूप्रिंट दे दीजिए, जाके बेच आइए उसको, तो खरीदेगा ही नहीं, कहेगा भाई हम क्या करेंगे इसको लेके, हम जहाज कहाँ बना पाएंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो आप कोई भी चीज चुरा के भी जब ही इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके पास मैन पावर हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो उस स्तर का। तो जो आप 10 साल अभी और खपाते, वो चोरी की चीजों से आप तुरंत, चाइना की बहुत सी चीजें अमेरिकी कॉपी हुई हैं, ली हुई, पेंटागन की उड़ाई हुई फाइलें हैं, लाखों लाख फाइल उड़ाई गई थी। लेकिन यह है कि उतना आज तक जब डेवलपमेंट रहेगा तभी आप उसको बना पाइएगा, अदरवाइज वो किताब की तरह से लेके बढ़ जाए, कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो उसने किया कि पूंजी जो है, पूंजी टेक्नोलॉजिकल पूंजी का, उसने जैसे अमेरिका करता है कि कहीं भी पूंजी दे देना, कहीं डेवलपमेंट का कर देना, तो इनके करने और देने में बहुत अंतर है। ये उस देश को मरते दम तक नहीं कुछ देने वाले, जब तक कि वो जबरदस्ती न ले ले, जैसे यूरोप के देश हैं। क्योंकि वो कहते हैं भाई आप बराबर के टेबल पे बैठते हैं फ्रेंड, ये सप्लाई अब आनी है, नाटो की सप्लाई या रुक नहीं सकती। जैसे इजराइल है, वो अपने तमाम जूस जितने बिजनेसमैन हैं उनके प्रेशर से सारी चीजें जो आपने कमिट किया फटाफट इधर, बाकी किसी को कुछ मिलता नहीं, बड़ी पुरानी चीजें देते हैं, बहुत थर्ड रेट की चीजें देते हैं। और उसमें से भी जहाज भी देंगे तो 15 साल पुराना जो एकदम फेंका हुआ रहेगा, उसको रंग के, और उसमें से भी जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो असली पार्ट होंगे नेविगेशन के और टारगेटिंग के, वो सब हटा देंगे या दूसरो डिस्टर्ब कर देंगे, वो आपको नहीं मिल सकता। चाइना ने ये चीज कमिट किया कि नहीं, हम आपको देंगे और अच्छे हालत में चीजों को देंगे, और जैसा कहेंगे वैसा देंगे, टाइम में देंगे। और देखिए, हम लोगों के यहाँ ये चला था कि जापान ने कहा कि हम आपके यहाँ बुलेट ट्रेन चला देंगे, तो बुलेट ट्रेन चल रहा, आज तक नहीं चल पाया। जापान ही तो कर रहा है। चाइना ने इंडोनेशिया को कहा था, 10 साल का एग्रीमेंट था, 7वें साल में ट्रायल हो गया और 8वें साल में चल गया। बुलेट ट्रेन इंडोनेशिया में चल रही बगल में। तो ये कमिटमेंट जो उसने किया, उससे अब अमेरिका वाले इसको पीछे नहीं ले पाए। तो इन्होंने क्या किया कि पहले पूरे चारों तरफ से घेरेंगे, उसको दबाएंगे। एक समय आया जब अमेरिकी गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि अब वो समय नहीं है कि हम चाइना को कंटेन कर पाए, हम चाइना को रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं
क्योंकि हम भी बड़े पावर हैं, वो भी बड़ा पावर है, हम भी बड़ी इकॉनमी है, वो भी बड़ी इकॉनमी है, तो हम उससे डायलॉग कर सकते हैं और कोऑपरेशन कर सकते हैं। कन्फ्रंटेशन का कोई रास्ता बचा नहीं। क्यों? क्योंकि इस जैसे इजराइल ने अपनी सुरक्षा की व्यवस्था बड़ी मुस्तैदी से कर रखा है, उसी तरह से जो चाइना का ईस्टर्न कोस्ट है, जो कि बिल्कुल डेवलप्ड है, इस पे बहुत भयंकर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज लगी हुई हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम बहुत भयंकर लगे हुए हैं, और वो इस टाइप के लगे हुए हैं कि यूएस के किसी भी अटैक को सफल ना होने दिया जाए, जल्दी सफल। तो इस तरह की जब चीजें डेवलप हुई, तो जब चाइना, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं रोक पाए ये लोग, तो चाइना का नेवल मैरीटाइम ग्रोथ भी हो रहा है, क्योंकि चाइना एक पुरानी सभ्यता का देश है और चाइना एक मैरीटाइम नेशन है। चाइना एशिया में चाइना एक बड़ा मैरीटाइम नेशन है। जापान उससे भी बड़ा मैरीटाइम नेशन था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी। साउथ कोरिया एक बहुत छोटा सा देश है, वो भी मैरीटाइम पावर है। हम लोगों के पास कुल ले दे के छोटे बड़े मिला के 200 शिपयार्ड्स हैं बनने के लिए। चाइना के ईस्टर्न कोस्ट पे 800 शिपयार्ड्स हैं। तो वो एक बहुत मैरीटाइम जायंट, इनके पास 300-400 सालों का अनुभव है कि कैसे किसी बड़े शिप को फैब्रिकेट किया जाता है और कैसे किसी बड़े शिप को बनाया जाता है और उसको पानी में उतार के चला सकते हैं। और हम लोगों के पास भी है, हम लोगों ने भी बनाया है, लेकिन उसमें ये इनका ज्यादा है, क्योंकि इनको अपने ट्रेड की सुरक्षा करनी है। इनको अपने ट्रेड की सुरक्षा के लिए बड़ी नेवी मैरीटाइम पावर बनना जरूरी है। अमेरिका मैरीटाइम पावर है क्योंकि उसका ट्रेड पूरे दुनिया में है, उसी को सपोर्ट कर। ब्रिटेन का नेवल रॉयल नेवी थी, तो उसका पूरे दुनिया में साम्राज्य था, उपनिवेश थे, तो उनकी आना जाना सुरक्षा। तो ऐसे स्थिति में चाइना के लिए अमेरिका ने जो डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक पावर्स का जो घेराबंदी किया, उसमें सारे डेमोक्रेटिक पावर्स है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को लगा के कि नहीं, हम किसी भी आपके एक तरफा दबाव को चलने नहीं देंगे। जो कि आप एक तरफा दबाव ताइवान पे डालते हैं, आप एक तरफा दबाव साउथ चाइना सी में डालते हैं, आप एक तरफा दबाव और जगहों पर इंडियन ओशन के रीजन में डालते हैं, तो ये हम चलने दे देंगे। ये सारे डेमोक्रेटिक नेवी जो हैं ये मोबिलाइज किया और अपना भी 60% पावर लगाया, 60% पावर लगाया इसी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए उसने ये कहा कि साहब इसकी महत्व जो है सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, तो उसने अपने एक हवाई वाला जो कमांड था, उस कमांड को उसने इंडो पैसिफिक कमांड उसका नाम कर दिया। उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जो इस बहुत बड़े भूभाग के जल क्षेत्र है और देश है, इनकी सुरक्षा। लेकिन इसमें भी ये सफल, हमारे लिए अब नेवी इसलिए भी बड़ी जरूरी है क्योंकि हम उस ग्रुप के साथ हैं। अगर कोई क्राइसिस होती है या कोई नीड होती है, तो जब हम साथी अभी थोड़ी ना है, हमारा जो रोल होगा नेवी आगे बढ़ के प्ले करेगी, ना उसमें एयरफोर्स जाएगा और ना उसमें लैंड फोर्स जाएगी। तो ऐसे स्थिति में कि जो हम ये हाईली मोबाइल फोर्स है, और अब जैसे जैसे इंडिया का भी ट्रेड और इकोनॉमिक कंडीशन बदल रहा है कि तीसरी बड़ी वो अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के समानुपातिक है। जैसे जैसे आपका ट्रेड इंक्रीज करेगा, उस ट्रेड की सुरक्षा के लिए और उस ट्रेड के ग्लोबल सुरक्षा के लिए, रीजनल सुरक्षा के लिए आपको एक बड़ी अच्छे स्ट्रांग नेवल फोर्स की जरूरत होगी कि जो इतना विश्वास रखे कि विरोधी पक्ष ये जानते रहें कि किसी भी स्थिति में हम इनका कोई भी बाधा खड़ा करेंगे तो ये बहुत तेजी से उसका समाधान करने के लिए सक्षम है। तो इस तरह की ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर कैपेबल नेवी, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री भी हैं और किसी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री के लिए न्यूक्लियर पावर को रखने के लिए और उसके फायदे को लेने के लिए जरूरी है कि वो अपने नेवी को न्यूक्लियर कैपेबल बनावे, कि वो किसी, क्योंकि रखने के स्थान 3 हैं, एक थल, एक वायु और तीसरा पानी के अंदर। तो सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर वेपन्स को रखने की जगह जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन। इसीलिए अमेरिका के पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कुछ कोई नहीं है। उन्होंने अपना सब इन सबको हटा दिया क्योंकि लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक तो है नहीं।
उनके सारे स्ट्रेटेजिक वीपन्स जो है वो न्यूक्लियर वीपन्स में, न्यूक्लियर सबमरीन्स में रहते हैं, जिसमें वो सुरक्षित भी हैं, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, स्थान बदल देना। तो अब जैसे लैंड वाले उस लड़ाई में मोबिलिटी कम होती है, कि जैसे आपने किसी भी शत्रु के किसी भी चीज को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ लगा हुआ है, तो 1-2 किलोमीटर ही मोबाइल हो सकते हैं। ऐसा नहीं 500 किलोमीटर एक रात में 500 किलोमीटर पीछे उड़ के चले गए, नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। नेवल फोर्स में ऐसा नहीं है। नेवल के उसमें यह है कि ये सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हैं। अभी आपको यहाँ आपने लोकेट किया कि सबमरीन यहाँ है, जब तक आप कहीं से बुलाइएगा, आप मैसेज भेजिएगा कि अभी इसको समाप्त करने के लिए आइए, भेजिए, तब तक वो 400 किलोमीटर पीछे, 200 किलोमीटर पीछे, जब तक वो आएंगे तब तक वो अपनी पोजीशन बदल चुकी रहती है। तो ऐसे में ये तत्काल कार्रवाई के लिए आपको विभिन्न साधन चाहिए, टारगेटिंग के साधन चाहिए और स्पेस बेस्ड सिस्टम चाहिए, जिससे कि इनको लोकेट किया जा सके जानकारी। अभी हमारे पास पूरे तरह से न्यूक्लियर सबमरीन को ट्रेस करने की सुविधा अपने पास नहीं है। हमें बहुत सी सूचना चीन खुद देता है कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन इस डेट से इस डेट तक इस रीजन में रहेगी, और उसकी सूचना अमेरिकी काउंटर से हमें मिलती है, दूसरे उससे मिलता है कि ये यहाँ पे कोई सबमरीन चल रही है अंदर पानी में। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन जो है 600 मीटर के लगभग नीचे चलती है, 500 से 600, और कन्वेंशनल सबमरीन 300 से 400 मीटर नीचे रहती हैं। तो ये कन्वेंशनल सबमरीन में धुआं और आवाज भी होता है बहुत कस के, और इसमें नहीं होता तो इनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं जल्दी। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के सेंसर लगाए जाते हैं, और वो सब सेंसर जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं, जो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं, और उनसे लिंक होके पता चलता है कि हाँ यहाँ न्यूक्लियर सबमरीन गुजर रही है। तो इस वर्तमान स्थिति में जो भी रीजनल चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल और रीजनल दोनों बराबर हो गया, दूरी कोई माने नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम कह रहे हैं हम इजराइल की तरफ कर रहे हैं, अरे इजराइल में जितने समय में जाएंगे उससे आधे ही घंटे में पहुंच जाएंगे यूरोप की कंट्रीज में। तो अब डिस्टेंस टाइम ने, स्पीड ने डिस्टेंस के टाइम को खत्म कर दिया। अब कोई जरूरत नहीं। जब ये 82 में ब्रिटेन के अंडर फॉकलैंड रीजन था, तो उस पर अर्जेंटीना के रीजन में पड़ता था, और ये बहुत नीचे 13,000 किलोमीटर दूर है। तो 82 में इन्होंने क्या किया कि एकाएक फॉकलैंड पे अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने अधिकार कर लिया कि इनका झंडा उखाड़ के फेंका और सारी सिस्टम को तोड़ दिया। तो उस समय मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी ब्रिटेन की। वो 3 या 4 दिन के अंदर एक पूरी हाईली कैपेबल मोबाइल फोर्स तुरंत खड़ी हुई, और उसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, 2 डिस्ट्रॉयर थे, 1 न्यूक्लियर सबमरीन थी, ये सब और तमाम रसद के, तेल के, तमाम और भी जो शिप जो असिस्टेंस में जाते हैं, वो पूरा जत्था वहाँ 13,000 किलोमीटर दूर पहुंच के, और उन्होंने सक्सेसफुली फॉकलैंड पर कब्जा करा और वहां से मार के इनको वापस। तो कहीं भी पहुंच जाने की क्षमता ये नेवल पावर में है। आप लैंड पावर से, एयरफोर्स से नहीं पहुंच सकते। पहुंच भी जाएंगे तो कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, कार्रवाई भी कर लेंगे तो उतर के रुक नहीं सकते। कहाँ रुकेंगे? पानी में तो रुक नहीं जाएंगे। तो ये अमेरिका ने 2002 के बाद, 2001 के बाद जितने भी ऑपरेशंस किए उसमें नेवल पावर का भरपूर प्रदर्शन किया। इराक को ध्वस्त कर दिया, इंडियन ओशन 2000 किलोमीटर दूर से सारे फायर, जितने क्रूज मिसाइल फायर हुए थे 2500 किलोमीटर दूर से। अफगानिस्तान को ध्वस्त किया, वो समुद्र के पावर से ही ध्वस्त किया। तो ये जो पावर जो ये पावर का जो सुविधा है वो दूसरे किसी फोर्स में आसानी से आपको उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसीलिए रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए और भारत के अपने नीड को देखते हुए अभी भी नौसेना में बहुत हैवी रिसर्च डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को लगाने की जरूरत है, और बहुत बड़ा निवेश करने की इसमें जरूरत है, क्योंकि ये सबसे खर्चीला माध्यम है। आपको एयरफोर्स से भी ज्यादा खर्चा जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेवी पे होता है। तो उस तरह के जब हम लोग के प्रयास चल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रयास है कि आगे को देखिए, 2 कैपेबल नेवी अभी है,
अभी भी हमारी जितनी नीड है, हमारे अपने देश की जितनी भी सिक्योरिटी से संबंधित जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल खड़ी है। नेवी बिल्कुल ऐसी कमजोर हालत में नहीं है कि नहीं कर सकती है, लेकिन चूंकि हमारा थोड़ा सा रीजनल, थोड़ा सा ग्लोबल और थोड़ा सा बाहर के क्षेत्र में, तो ये जो सब क्षेत्र शामिल हो गए, इसके लिए मजबूत नेवी 2040 तक ही बन पाएगी। और दो डेवलपमेंट सारे चल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो है मॉडर्नाइजेशन और न्यू एक्विजिशन है। जो भी प्लेटफॉर्म है उनको मॉडर्नाइज किया जाए और नए नए प्लेटफॉर्म्स को लाके उसमें लगाया जाए। दूसरा है कि हमको लैंड अटैक पावर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। ये LST होते हैं, लैंडिंग शिप टैंक कहा जाता है। जो हम लोग के पास INS जलाश्व है, ये लैंडिंग शिप टैंक है। इसके अंदर पूरी एक यूनिट बैठ जाएगी, 12,000 सैनिक बैठ जाएंगे, टैंक ले हो जाएंगे, हाविट्जर्स हो जाएंगे, गन लग जाएंगे, तमाम विपन सरसद लाद के एकाएक ले जाएंगे और इनका फ्लैट सरफेस होता है। तो ये बिल्कुल अपने पावर से जमीन के आधे जमीन तक चढ़ा देंगे और उसके ऊपर से सारे धीरे धीरे उतर जाएंगे। अगर नहीं ऐसी स्थिति रहेगी कि हम चढ़ा पा रहे हैं, तो हम दूर पानी में उसको खड़ा कर देंगे और उसमें से बहुत सी एम्फीबियस फोर्स होती है जो कि अपने से तैर के कूद के निकल के कोस्ट तक पहुंच जाएंगे, जिसमें कि एम्फीबियस टैंक्स भी होते हैं। तो वो टैंक जो है पानी में उतर जाएंगे और पानी से जाके लैंड कर जाएंगे। जो नॉर्मैंडी का ऑपरेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, फ्रांस के कोस्ट पे है नॉर्मैंडी, तो उसमें अमेरिका ने एम्फीबियस लैंडिंग बहुत बड़ा कराया था उस जमाने में। तो उससे ये होता है कि आप समुद्र की तरफ से कहीं भी उतर, पूरे साथ सामान के साथ उतर जाएंगे और पूरे साथ सामान के बाद जब जो एरिया कैप्चर करेंगे या कब्जे में लेंगे, वहां अपनी पूरी व्यवस्था सेट कर देंगे। पीछे से नेवी सारी चीजें ला के पहुंचाते रहेगी। तो एक लैंड अटैक कैपेबिलिटी को हमारे पास अभी बहुत कम है। एक ही बड़ा लैंडिंग शिप टैंक है, वही INS जलास, जो 40,000 टन का है और अमेरिका से खरीदा गया था सेकंड हैंड। अब उसकी भी लाइफ पूरी हो रही है। तो ऐसे में हमको बड़े, छोटे, मध्यम और छोटे तीनों तरह के साधन हमारे पास होने चाहिए, जिसमें कि हमारे शार्दुल क्लास के हैं छोटे हुए, वो छोटे LSTs हैं, लेकिन अभी और बहुत से निर्माण काम इस 60 में हो रहे हैं, जिससे कि लैंड अटैक कैपेबिलिटी जो है, ऑपरेशन कैपेबिलिटी जो है इंडियन नेवी की बढ़ेगी। कहीं भी हम अपना सैनिक उतार सकते हैं, मार्को सैनिक है और पूरे साथ सामान के साथ उतार दिया जा सकता है अगर कहीं भी जरूरत पड़ी तो। क्योंकि हमारे पास जब थिएटर कमांड रहेगा तो हमारे पास एम्फीबियस फोर्स भी होने। थिएटर में क्या करिएगा जाके, पानी से पानी की लड़ाई थोड़ी ना, पानी की लड़ाई करने के बाद लैंड पे तो जाना ही पड़ेगा। कोई भी लड़ाई पानी में ही खत्म नहीं होगी। उसके लिए जैसे जैसे अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से पानी से अटैक करते रहे तो सब भी कहते रहे कि अच्छा आओ जमीन पे आओ तब फंसाएंगे। तो अंत में जमीन पे पहुंचे, 10 साल तक फंसा दिया सबने। अंत में बेशर्मी से कहीं छुप के समझौता किए और अपने ही दोस्त जर्मनी और ब्रिटेन को बिना बताए एक दिन पहले ही चल दिए। अब चूंकि बड़े पावर हैं, इसलिए इनके दोस्त भी नहीं कर सकते चिल्ला चिल्ला के कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया। क्या कहेंगे, धोखा हो गया, अब अपना देखिए, जाइए। हमको इसीलिए बड़ा क्यों बनना चाहता, इनको अमेरिका क्यों घबराता रहता है कि हमारी ताज, क्योंकि जो ये फायदा उठाए रहते हैं जबरदस्ती का, तो जो हम करेंगे वही नियम। हजारों को मार दें तो ह्यूमन राइट नहीं आता, 2 आदमी कहीं मर जाए तो पूरा ह्यूमन राइट का कुनबा आ जाएगा पकड़ने कि साहब हम आपको पकड़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स कंडीशंस अच्छे नहीं है। तो यही फायदा उठाने के लिए बनने की कोशिश पहले ब्रिटेन यही करता था कि पूरे दुनिया में कुछ भी कर रहा है कोई नहीं, वो हमारा नियम है, ठीक है, जब आपका होगा देखा जाएगा। वही अमेरिका अब कर रहा है, वही चीन भी करने की कोशिश में है। ऐसे ही पावर बदलते जाएंगे और कोई भी चीज एक परमानेंट नहीं होती इंटरनेशनल सिस्टम में। कोई, अरे आपने सुना होगा बड़े बड़े राजे महाराजों का एम्पायर यहाँ भी था, ऑटोमन एम्पायर, एशिया से लेके यूरोप और वो रशिया तक का ऑटोमन एम्पायर और शासक बैठता था। कहाँ गया ऑटोमन एम्पायर, खत्म हो गया। लोग कहते थे कि ऑटोमन एम्पायर से कभी पावर हटेगा ही नहीं, तो अब फिर भी चेंज होगा, ये इनकी बचनी नहीं है। 2060, 65, 70 और तब तक 100 साल जहां पूरे हुए 2045 के बाद ये इनका दूसरे नए नए पावर आएंगे। तो उसी स्ट्रगल में हम लोग भी कि जिस पावर का हायरार्की बनेगा तो उसमें जैसे नहीं पहले नंबर पे तो तीसरे नंबर पे, दूसरे
तो उसको बनाए रखने के लिए ये सब चीजें चल रही, ठीक है ना। दूसरा ये है कि हमको अपनी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे खतरनाक वेपन अगर दुनिया में कोई है तो पनडुब्बियां। पनडुब्बियों से खतरनाक कोई नहीं। अमेरिका की एक पनडुब्बी, न्यूक्लियर पनडुब्बी चाहे तो किसी भी बड़े देश का संपूर्ण 20-20 टारपीडोज लगे हुए हैं, 20-20 मिसाइल्स लगे हुए हैं, हमारे तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को लादे हुए हैं। तो अगर एक की पावर इतना है तो अब जहाज जो है हवाई जहाज पे कितना लेके जाएगा, बस एक, उससे ज्यादा वेट थोड़ी ना लेके उड़ेगा, तो फिर स्पीड डाउन हो जाएगी। 2-4 लाद दीजिएगा तो स्पीड डाउन हो जाएगी। तो जो हमको अपनी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी जो होती है वो लॉन्ग रेंज बॉम्ब, वो रिकॉग्नाइजेंस और सर्विलेंस के प्लेन के पास होती है। जो हमारे P-8I उड़ते हैं इसमें एंटी सबमरीन डिवाइसेस लगे हुए हैं, क्योंकि जहां ये पकड़ेंगे कि सबमरीन यहाँ है वहीं उसको मारेंगे, हिट करेंगे, वहीं उसको टारगेट कर, क्योंकि ये बता नहीं सकते किसी को। दूसरा जब तक आएगा हिट करने तब तक तो पनडुब्बी पता नहीं कहाँ से कहा। तो ये एंटी सबमरीन इसीलिए 22 किया जा रहा है कि पूरे रीजन पे पकड़ रहे, चप्पे चप्पे पे पकड़ रहे, कि कहीं भी अगर जहाज हमारा है तो इफेक्टिव एक्शन कर सके उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ, उस सबमरीन के खिलाफ। दूसरा नेट सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटी। ये नेट सेंट्रिक ऑपरेशन कैपेबिलिटी किसी भी जहाज सिस्टम के लिए, चाहे लैंड, चाहे एयर, चाहे वाटर, ये बहुत जरूरी है। क्यों बहुत जरूरी है? क्योंकि ये सबसे, अब वो जमाना नहीं है कि किसी तरह से मैसेज भेजा जाए और सूचनाएं ली जाए, ठीक है। वो एक नेट सेंट्रिक ऑपरेशन सिस्टम में सारे प्लेटफॉर्म और सारे जर्नल्स और सारे डिसीजन मेकर्स जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, ताकि कोई टाइम वेस्ट ना हो। अगर एक डिसीजन कोई दिया जा रहा है किसी भी यूनिट को, तो वो सारे यूनिट्स को सेफ कंडीशन में, सेफ इन्वायरमेंट में पहुंच जाए। तो नेट ऑपरेशन कैपेबिलिटी जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कमांड कंट्रोल किसी भी बड़ी लड़ाई के समय, किसी भी बड़ी युद्ध के समय, या किसी भी बड़े क्राइसिस के समय आपको एक साथ जो है आपको सारी चीजों को ज्वाइंटली मूव करना पड़ेगा, ऑपरेट करवाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है A to AD कैपेबिलिटी। A to कैपिटल A to A कैपिटल D, A to एंटी एसएस, एंटी एरिया डिनाइल, एंटी एसएस एरिया डिनाइल कैपेबिलिटी। ये जो है अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से मिलता है। अंडर वाटर, पानी के अंदर जो है एंटी एसएस एरिया डिनाइल, मतलब कि इस एरिया में, इस वाटर जोन में आपका घुसना प्रतिबंधित है। आप इसमें कोई भी वॉरशिप शत्रु का या कोई भी चीज इसमें आता है तो उसको भयंकर खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो ये कैपेबिलिटी जो होती है, इसके लिए जैसे ये UUV चलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऊपर उड़ते हैं, ये अंडर वाटर एरियल व्हीकल्स होते हैं। ये छोटे होते हैं, अंडर वाटर एरियल व्हीकल्स होते हैं, और ये छोटे होते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी वॉरशिप के खिलाफ ये कोई भी एक्शन कर सकते हैं, वहीं खत्म हो जाएंगे, वहीं पे ये वो स्ट्राइक करेंगे, वो उसी प्लेटफॉर्म से स्ट्राइक होगा और प्लेटफॉर्म समाप्त हो जाएगा, उसने अपना मकसद पूरा कर दिया। तो वो UUV जो है, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल, UUV जो है ये बहुत जरूरी है, इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी चीज, और साथ ही साथ UAVs भी जरूरी है, जो कि हम लोग अभी पेपर में कुछ दिन पहले निकला था कि अमेरिका से गार्जियन UAV खरीद रहे हैं और वो हम यूज करेंगे अपने नौसेना के प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस तरह की सूचनाएं जो होती हैं कि हमें अच्छे अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए जो कि कैपेबल हो बहुत दूर तक जाके इंडिपेंडेंटली किसी भी टारगेट को टारगेट करने के लिए। तो फिर स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म चाहिए हमको बहुत बढ़िया, क्योंकि आज ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास बराक है, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास पानी वाला जो है K-15 है, ये 800 किलोमीटर तक का है, और K-4 भी है, 3500 किलोमीटर तक का डेवलप किया जा रहा है, ट्रायल में है। तो ये नहीं जरूरी है कि आपको मिसाइल, ये जरूरी है कि जो मिसाइल उड़े वो एकदम टारगेट पे जाए, टारगेटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो टारगेटिंग होती है थ्रू स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म से। तो जो हम लोग का गगन सिस्टम है, 4 सैटेलाइट ऊपर है, 3 सैटेलाइट नीचे उड़ रहे हैं, ये भी अभी आगे के समय में बढ़ाया जाएगा और इसको थोड़ा और रीजन इंप्रूव किया जाएगा,
जिससे कि हमारी टारगेटिंग जो है 100% एक्यूरेसी के साथ, अगर एक्यूरेसी नहीं है, इराक के सद्दाम हुसैन ने भी बहुत से स्कड मिसाइल छोड़े थे इजराइल के लिए, एक भी स्कड मिसाइल कहीं जाके गिरा नहीं, कहीं नाले में गिरा, कहीं जाके खेत में गिरा, और क्योंकि उनके पास टारगेटिंग का कोई सिस्टम, वो बस फायर किया और फॉरगेट, भूल गए कि जब जाए जहां जाए जो भी करे, हमारे पास कंट्रोल करने की अभी स्थिति नहीं। तो कंट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई है सिस्टम से कि बस मिसाइल को हम लौटा के नहीं ला सकते। एक बार छोड़ दिया हमने तो ये नहीं है कि उसको फिर ऑर्डर दें तो घूम जाए और घूम के आवे फिर हमारे पास है। बाकी उसके सारे एंगल को, ऊपर को, नीचे को, डिस्टेंस को अगर 700 किलोमीटर के लिए छोड़ी गई है तो 650 पे भी गिराई जा सकती है, 700 से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि अब आगे तक का उसके प्रोग्रामिंग उसमें ईंधन नहीं है। जहां तक उसका मैक्सिमम है उससे पहले आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, सारी चीजों को बदल सकते हैं टारगेट को देखते हुए। तो कंट्रोल, ये सिस्टम जो है ये बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीज को डेवलप करने के लिए जो चीज 80% तक है, जो 75% तक जो सुविधा आपके पास है, उसको बढ़ा के 100% किया जा सकता है। और बिल्कुल से 20% कोई चीज है तो उसको बढ़ा के 100% तक ले जाने के लिए एक बहुत लंबे समय और बहुत प्रयास की जरूरत हो तो भी जाएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। तो हमारी जो स्थिति ये है कि हमारी नेवल पावर जो है वो अपने नीड के लिए तो बिल्कुल फिट है। हमारे तमाम 2 बेस भी बड़े तेजी से बनाए गए हैं, एक INS वर्षा है, एक INS कारवार है। ये 2 बड़े बेस हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहे हैं रीजन में। तो जो इस रीजन की सबसे बड़ी चीज है अब ये है कि जो नेवल डिप्लोमेसी होता है, हम इसके बल पे नेवल डिप्लोमेसी में फायदा उठाते हैं। हमारे तमाम नेवल एक्सरसाइजेज हो रहे हैं, हम तमाम नेवल एक्सरसाइजेज के साथ साथ पोर्ट और गुडविल विजिट्स कर रहे हैं बहुत से देशों को। हम बहुत से देशों को ट्रेनिंग और मटेरियल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। हम बहुत से देशों को विभिन्न प्रकार के क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन वाटर रीजन से संबंधित दे रहे हैं, जो भी हमारे पास जानकारी जितनी भी है। उसके साथ ही साथ हम कोई भी डिजास्टर में, कोई भी रिलीफ में आगे बढ़ के कहीं भी पहुंच के सामान पहुंचाने के कैपेबल हैं। किसी भी स्थिति में, कहीं भी, साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, कहीं भी हम कैपेबल है कि हम विद इन टाइम पहुंच सकते हैं। कि जो टाइम हम देंगे, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जो कैलकुलेशन से दिया जाएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ये सब करते हुए 20% की कमी है। यही आज 2024 है, 2040 है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट लेट होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम होती है और पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। अगर टेक्नोलॉजी समय से नहीं समझ में मिल पाया, राशन काउंटर से ज़्यादा मदद हुआ, रसा ने बहुत मदद किया हमारे नेवी के पावर डेवलपमेंट में। रसा का मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अमेरिका अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है किसी से शेयर नहीं करता। उसने दुनिया में अभी तक केवल एक देश ब्रिटेन को ही न्यूक्लियर सबमरीन दिया है। वो न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका का है, लेकिन किसी को नहीं देता। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आकुस के उसमें कर रहा है कि हम आपको न्यूक्लियर सबमरीन और टेक्नोलॉजी देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया उसका दोस्त है, ब्रिटेन उसका एक भाई है, तो दूसरा भाई उससे भी महत्वपूर्ण ऑस्ट्रेलिया है। किसी तीसरे को देते नहीं, हमको कहाँ से मिलता? हम तो अभी 50 साल तक इस चीज परेशानी में रहते। लेकिन जब INS चक्र रूस ने उसी समय दे दिया था, कोल्ड वॉर से पहले ही दे दिया था कि लीज पर लीजिए, चलाइए, देखिए, इस पर ट्रेनिंग लीजिए, अपने ऑफिसर्स को दिखाइए कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो उसने बहुत मदद किया, डेवलपमेंट में भी बहुत मदद किया। ये चीजें, न्यूक्लियर सबमरीन ऐसे नहीं डेवलप हो सकती, इतनी जल्दी नहीं कि आप कर सकते, कोई देश नहीं कर सकता। तो अभी भी बहुत सी मदद करेगा। और 20% का जो ये है, मान लो 2040 में नहीं हुआ, 42 हुआ, 44 हुआ, डिले होता, प्रोजेक्ट थोड़ा डिले होता, टेक्नोलॉजी की कमी से और पैसे की कमी से, अर्थ की कमी से। तो 40 और 45 के बीच तक मान के चलिए कि भारतीय नौसेना जो है, अपनी नौसेना जो है, ये वर्ल्ड के टॉप बढ़िया नौसेनाओं में, कैपेबल नौसेनाओं में नंबर 3 रहेगी। और ये ट्रू ब्लू वाटर नेवी होगी विद न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन, न्यूक्लियर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्शन से होगी। और उस स्थिति में तब तक हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे रहेगी और सारी चीजें रहेंगी नीड और समय को देखते हुए। 2040-45 में ये पूरी फुल्ली कैपेबल नौसेना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबको नौसेना दिवस की एक बार फिर पुनः बधाई। और किसी को कोई भी इंटरेक्शन के लिए पूछना हो किसी से संबंधित, नौसेना से, उसके आगे से पीछे से, या इंडो पैसिफिक से, इंडियन ओशन से, तो आप अपना पूछ भी सकते हैं, 1-2 मिनट में बता भी सकते हैं। हाँ, बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई प्रश्न पूछना चाहता है आप? हाँ, ऐसा व्यापार का नेवी से और मार्कोस से और मर्चेंट नेवी तो व्यापार के लिए बनाई गई है। मर्चेंट नेवी तो किराए वाली, जहाँ जैसे ट्रक चलते हैं, मर्चेंट नेवी। आपके पास भी मर्चेंट शिप हो सकता है, हमारे पास है, हम चलवा रहे हैं, जिसको देना है। ये दो का कोई भी व्यापार से संबंधित नहीं होता। इनका केवल ये होता है कि जितने भी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे हमारा तेल चला सऊदी अरेबिया से, आ रहा है, बीच में कोई बाधा न हो, जो शिप है वो पूरी तरह से सुरक्षित आवे। ठीक, हमारा माल जा रहा है अमेरिका की तरफ, तो ये सिस्टम ऐसा ही रहता है कि बीच में जितने भी लाइन पड़ रहे हैं, जैसे वाटर रीजन है, उसमें अगर इनको कहीं कोई देश परेशान करता है या प्रॉब्लम करता है, जैसे पायरेसी की समस्या थी, डकैती की समस्या, तो इंडियन नेवी के वारशिप लगे हुए थे। अब उसमें कुछ समय पर रोका भी जाता है कि बहुत खतरे हैं, आप रास्ता भी बदल लीजिए। लेकिन कोई देश, जैसे ही अभी इधर था स्टेट ऑफ मलक्का, सिंगापुर, जिसको रोक नहीं सकते, ये बंद कर देंगे साहब, हम आपको जाने नहीं देंगे। वो फिर यूएस नेवी है, भारत की नेवी है, जापान की नेवी, सब मिलके उसकी व्यवस्था करेंगे कि नहीं, तो ओपन वाटरवे है, इंटरनेशनल वाटरवे आपको खोलना पड़े। तो ये विश्वास जो है, देखिए ऐसा होता है ना कि जब हम कोई चीज करते हैं तो उसके बाद साथ साथ सुरक्षा का एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम सुरक्षित हैं, तब वो चीज ग्रो करती है। और जब इसमें रहेगा कि अरे हम तो शिप लेके चल रहे हैं, अब ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर लूट जाएंगे कि अटलांटिक में लूटेंगे, तो ये सुरक्षा हम प्रोवाइड करते हैं। ये साइकोलॉजिकल भी है और फिजिकल भी। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, जैसे कि जो हमारा 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है NS विशाल, उस पर भी सर बात चल रही है, और कहीं ना कहीं सर हम जो सबमरीन की फ्लीट है उसको भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो सर हमारी सिक्योरिटी चैलेंजेस के हिसाब से क्या हमें सर ज़्यादा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, या फिर सर ज़्यादा नंबर ऑफ सबमरीन्स की ज़रूरत है? नहीं, हमारी जो इंडियन नीड को आइडेंटिफाई किया गया है, जो एक मेजर प्लान है, तो हम उस नीड के अनुसार हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मीडियम साइज के, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये डीजल वाले, ठीक है ना, और हमको कम से कम 12 से 20 के बीच में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, और 6 में 8, 3, 5 SSN और 3 जो है सबमरीन बैलिस्टिक लॉन्च वाले जो है SSBN चाहिए। तो 5 और 3 का वो कॉम्बिनेशन चाहिए, और 3 बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए। ये इस सब प्लेटफॉर्म में बड़ी खराबी ये है कि इनमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो आप पानी में चला नहीं सकते, तो ये रिपेयर में आ जाते हैं, मेंटेनेंस में आ जाते हैं। तो हमेशा हमको 2 रेडी मिलेंगे, ठीक है, एक कारवार की तरफ बेस रहेगा, एक वर्षा की तरफ बेस रहेगा, इधर की ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट पर, और एक इंडियन ओशन के। तो किसी भी क्राइसिस के समय पर हम मान के चल सकते हैं कि 2 हमारे रेडी रहेंगे, एक मान लो रिपेयर में गया। और न्यूक्लियर सबमरीन 8 चाहिए टोटल। तो अभी 2 के लिए ऑर्डर हुआ है, और एक अरिहंत चल ही रहा है, अरिघात ट्रायल में है। तो मिला जुला के ऐसी परिस्थिति होगी कि अभी आगे 10 साल में हमारे पास 6-7 जितने भी हो जाएंगे। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा, कि बेसिकली सर जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं सर, तो कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन में कि कोई भी कंट्री जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो, वो अगर उसके ऊपर अटैक करती हैं, तो कहीं ना कहीं सर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक सिटिंग डक की तरह मतलब होगा, इस पर एक चर्चा है सर। तो ऐसा है, अटैक, किसी भी बड़े अटैक के समय में ये जितने बड़े वॉरशिप्स होते हैं विजिबल है, ये टारगेटेड है,
ये टारगेटेड है, लेकिन ये जिस समय आपका जैसे अमेरिकी फ्लीट जब चलता है तो उसमें 16, 18, 20 तक डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स चलते हैं साथ साथ। आगे एक बहुत बड़े रेंज में न्यूक्लियर सबमरीन चलती रहेगी। आपको उस रेंज में आने की हिम्मत किसी की नहीं, वो एकदम फोर्ट की तरह से काम करता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और भी ऐसे टारगेटेड मिसाइल्स हैं जो कि बहुत कम समय में हैवक क्रिएट करने वाले हैं, बहुत कम समय में प्रिसाइज अटैक करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को या उसको भी और बहुत परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जो आपका प्लेटफॉर्म हो तो ओपन तबूत की तरह से सामने घूम रहा है, जो चाहे उस पर निशाना लगा दे। अच्छा, दूरी भी मेंटेन की जाती है, ये कहाँ रखना है, किस रास्ते पे रखना है, तो इसीलिए ये फ्लोटिंग फोर्ट की तरह है। लेकिन ये है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और सिस्टम का परफेक्ट होना भी बहुत जरूरी है, वरना कोई भी टारगेट कर देगा। वही ना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और एंटी मिसाइल सिस्टम और तमाम स्पेस बेस्ड सिस्टम, ताकि चीजों को पता किया जा सके वेल इन टाइम और उसके काउंटर किया जा सके। अदरवाइज इतना बड़ा जहाज लेके जहां आदमी जाएगा तो डूब ही जाएगा जहाज। थैंक यू सर। और बहुत खतरे की जगह जहां रहेगी वहां पे यूएस कैरियर भी नहीं जाएगा। बहुत खतरे की जगह रहेगी जहां पे कि जिससे कोई भाई, वो तो आपकी नाक है, अगर मान ली किसी ने नाक काट लिया तो हम। सर मेरा दो सवाल है आपसे। एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज का हमारे नेवल डेवलपमेंट पर या दुनिया के सामने जो नेवल डेवलपमेंट की चुनौतियां हैं, इस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? और दूसरा सर ये सवाल है कि वर्तमान समय में जो मतलब पूरी दुनिया में नेवल एक्टिविटीज में इंक्रीजमेंट हो रही है, इसका एक्वाटिक लाइफ पर क्या इफेक्ट हो रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें किस तरह से प्रयास करने की आवश्यकता है? दोनों चीजें जो है आपकी वो थोड़े बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। ये इन्वायरमेंटल चेंज करने में हमारा कोई रोल नहीं है। जिन कंट्री जो फ्रंट लाइन कंट्री हैं जिन्होंने बिगाड़ा, इस सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरा यूरोप का योगदान था, अमेरिका का योगदान था, बगल में चीन में ही तमाम ओपन ये कोल वाले रिएक्टर्स सब चल रहे हैं। तो इन लोगों का भी, हम लोगों का उतना बहुत बड़ा मेजर योगदान नहीं है। ये चीजें वही हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए है, ठीक है ना। हम वो करेंगे, आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि आपके साथ इन्वायरमेंट, एक्वेटिक लाइफ जो है समुद्र में, वो हमने डिस्टर्ब किया है। हम कोई सबसे ज्यादा फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड है। जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारा पानी को चाल डाला, जापान ने मामूली फिशिंग किया है, एग्रेसिव फिशिंग किया है, जापान ने, चाइना ने, सबने। तो जो ये चीजें हैं, ये जहां तक मैनेज करने की जो मैकेनिज्म होगा, हम उसमें साथ हैं, हम उसमें जा रहे हैं, हम भाग लेंगे, आगे करेंगे। लेकिन हम उससे रुकने वाले नहीं है कि हम अपने वारशिप्स बंद कर दें क्योंकि उसमें से वो मैरीन लाइफ को डिस्टरबेंस हो रहा है। हम अपना प्रोडक्शन बंद कर दें क्योंकि वो शिपयार्ड बंद कर दें क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस उस पर इफेक्टेड रहे। ये नहीं करने वाले, ये कोई देश नहीं कर रहा। जो मेजर्स सर्वसम्मति से लिए जाएंगे, उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होगा एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज करती है, वो हमारा देश भी करेगा। लेकिन ये कहिए कि आप एकदम से हमको रोक दीजिए या हमारा उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आप देख लीजिए लिस्ट उठा के, टॉप 10 कंट्री जो उन्होंने चेंज किया है सिस्टम को, उसमें इंडिया का कहाँ नाम है? तो ये इंटरनेशनल वही वाला बताया आपको, ये है ह्यूमन राइट कि हम जो करेंगे। आप इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी पावर ग्रो करके आता है सामने, उसको तमाम स्ट्रगल्स का सामना करना, वो हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग को भी तरह तरह से कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। वो खराब नहीं है, हमको अपने एक ध्येय एम पर, ऑब्जेक्टिव पर डटे रहना है कि जो सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर होता है कि हम जो जेन्युइन डेवलपमेंट है, जो हमारी नीड है, उसको करने से पीछे। और जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाए जाएंगे, अगर सब लोग अपने शिपयार्ड बंद करेंगे और बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक देंगे ना, अमेरिका अपने 12 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको रोक के किनारे खड़ा करेगा, उस दिन हम भी दोनों अपने खड़े कर लेंगे कि ठीक है,
लेकिन ये कहिए कि आपके चलते रहें और हम मैरीन लाइफ को बचाने जाएं, ये नहीं संभव, क्योंकि सर, हमारी भी सिक्योरिटी है। मेरा एक सर माफी चाहता हूं सर, ये मेरा जानना के प्रयास ये है सर कि अगर एनवायरमेंटल चेंज की वजह से जो वाटर का लेवल बढ़ने वाला है, जैसा कि बहुत सारे पर्यावरणविद अनुमान अच्छा, लगा वो रहे हैं, वाटर लेवल के जी लिए सर, तो वो उसके लिए global हमारे challenge जो कोस्टल लाइन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हाँ। उसका हम लोग क्या उपाय बेटा है? देखो, वो तो एक बात की अब आपको पता है ना, वो तो ग्लोबल चैलेंज है ना, वो तो ग्लोबल चैलेंज है। जो वाटर लेवल बढ़ रहा है तो बहुत से देश डूब जाएंगे, हालैंड डूब जाएगा, ठीक है, हालैंड खत्म हो सकता, और बहुत से देश की समस्या, ये तुम्हारा मालदीव वल्दीव ये पानी में चले जाएंगे, हमारे भी बहुत से आइलैंड चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये चूंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई भी मेजर ऐसे उठाए नहीं जाए, कि क्यों हमारी जानकारी में ऐसे कोई मेजर्स नहीं है कि जिससे हम उनको रोक सकें या उसके प्रभाव को कम सकें। हालैंड तो सी लेवल से नीचे है, उन्होंने बहुत से मेजर्स बनाए और अपने को आज तक बचाए रखा और सक्सेसफुली चल रहे हैं उनके सिस्टम। लेकिन ये है कि वो सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, और जो वाटर हमारे भी कोस्टल रीजन में कुछ बहुत से टापू खत्म हो जाएंगे, बहुत से टापू अभी भी खत्म हो जाते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर डूब जाते, सबमर्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई बहुत चिंता, जो चीज ग्लोबल हो गई ना, उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत जो होगा, जो दूसरे देश फेस करेंगे वो हम भी फेस करेंगे, या उस समय जो भी रास्ते होंगे निकाल लेंगे, देखेंगे। और किसी बच्चे को तो प्रश्न नहीं पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे आशा है कि अरे इतना प्रश्न आ गया कम। नहीं, बच्चे बहुत उत्साह नहीं, बहुत अच्छे प्रश्न, उसका भी प्रश्न बहुत जी, अच्छा जी। था, लेकिन हम वो मैरीन लाइफ और ये इन्वायरमेंटल चेंज जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ, जी। हम उसको समझ गए। मुझे आशा है कि मेरे ही तरह आप सब भी सर के सरल, सहज और सारगर्भित व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे, और जिन बच्चों ने प्रश्न पूछे उन्हें भी उनके प्रश्नों के उचित जवाब मिल गए हैं, वो भी संतुष्ट होंगे। अब मैं सर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने विभाग के प्रोफेसर श्रीनिवास मणि त्रिपाठी सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। कृपया सर आएं। विभागाध्यक्ष महोदय। आदरणीय सर, मेरे सम्मानित सहयोगीगण और ये छात्र छात्राएं, आज हम लोग नेवी डे के अवसर पे इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत का जो नौसैनिक इतिहास है बहुत समृद्धशाली रहा है। चोल काल में, प्राचीन काल में चोल वंश में बहुत बड़ी हमारी नेवी फोर्स थी। बाद के वर्षों में धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं आई, गिरावट हुई। पहली बार हम लोग नेवी के बारे में जो हमको आम आदमी को, भारतीय को जब जानकारी हुई कि नेवी का क्या महत्व है, 1971 के वार में हम लोगों को पता चला। पहली बार मतलब बिग रोल में नेवी हमारे सामने आई, और उसी वार में 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की रात में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। उसी के स्मरण में, स्मृति में ये नेवी डे मनाया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय नेवी आज सर ने बताया कि 5वें 7वें नंबर पे पहुंच चुकी है, और भविष्य क्या है इसका, इसके बारे में बहुत विशद आपने चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने प्रदान किया। और मैं इसके लिए आप सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हैं, और यह आपकी सरलता है कि आप जब भी हम याद करते हैं तो आप हमको अपना समय देते हैं, अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई और आभार भी कि आप लोगों ने तन्मयता से सुना और सर की बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से आत्मसात किया होगा, और जो सर ने जो सूत्र छोड़े हैं उनको आप और अपने विस्तार करके अपने को समृद्ध करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। इस आशा के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।